हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रिव्यू अड्डा। मैं हूं सोनम और आज के इस वीडियो में हम यूनिट 5 हिंदी कविता को करेंगे। यूनिट 5 हमारे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के सिलेबस में लगी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी कविता है सतपुड़ा के घने जंगल। ये जो कविता है सतपुड़ा के घने जंगल, इस कविता में एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनको हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। लास्ट कुछ ईयर से जो यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का पेपर बन रहा है उसमें इकाई 5 से बहुत डीप क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, जैसे कि कविता का लेखक कौन है, कविता कौन से काव्य संग्रह में शामिल है, कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है, या फिर कविता के अंदर जो भी इसकी विषय वस्तु रही है उससे संबंधित कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे कि सतपुड़ा के घने जंगल जो एक कविता है, इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बन चुके हैं। तो किस तरह के प्रश्न बने थे वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कविता में ये जो कविता है सतपुड़ा के घने जंगल, इसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र और इस कविता का प्रकाशन वर्ष है 1939। ये जो कविता है ये 1939 में प्रकाशित हुई थी। एग्ज़ाम में कविता का काव्य संग्रह भी पूछा जाता है कि कौन से काव्य संग्रह में ये कविता शामिल रही है। तो सतपुड़ा के घने जंगल जो कविता है इसका काव्य संग्रह है गीत फरोश। ये जो कविता है गीत फरोश नाम के काव्य संग्रह में शामिल है और इसमें पहले से ही 68 कविताएं शामिल हैं और सतपुड़ा के घने जंगल कविता 33वें नंबर पर आती है इस संग्रह के अंदर। अब इस कविता की विषय वस्तु देख लेते हैं। लेखक ने ये कविता सोनाहारी पहाड़ पर बैठकर लिखी है, जो कि बैतूल शहर में है। ये जो बैतूल शहर है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इस कविता में जो कवि हैं वो यानी जो लेखक हैं वो प्रकृति चित्रण करते हैं और एक ये मार्मिक कविता है जिसमें लेखक ने मानवीकरण किया है। मध्य प्रदेश जो है वो जैविक संपदा को दर्शाता है और वर्तमान में सतपुड़ा राष्ट्रीय अभयारण्य है जो कि होशंगाबाद जिले में है। तो यहाँ पर एक सार दिया गया है छोटा सा कि कविता किसके बारे में है। यहाँ पे जो लेखक हैं उन्होंने ये कविता मध्य प्रदेश में लिखी है, बैतूल शहर के सोनाहारी पहाड़ पर बैठकर। वहाँ पर इन्होंने सतपुड़ा के जो घने जंगल हैं वो किस तरह के दिखते हैं, वहाँ पर कैसे जीव जंतु हैं, वहाँ किस तरह का उनका जो भी पूरा प्रकृति चित्रण है उसको दर्शाया है। तो ये जो कविता जो हम पढ़ते हैं तो शुरुआत में इस कविता को पढ़ते हुए सन्नाटा और भय लगता है। फिर कविता के जब मध्य में पहुंचते हैं तो कविता के जीवन, जो जंगल का जीवन है उसके बारे में और आनंद के बारे में पता चलता है और अंत में उसकी जानलेवा स्थिति के बारे में भी पता चलता है। तो जैसे जैसे कविता को हम आगे करेंगे हम इसके और पॉइंट्स जानेंगे। जैसे लेखक कहते हैं कि ये जो कविता है ये जो आधी कविता है वो भयानक है, असुरक्षित परिवेश को बताती है, लेकिन आगे चलकर कविता में एक भाव बदलता है जिसमें जीवन, आनंद, सुरक्षा और आदिवासी जो जनजातियां रहती हैं उनके बारे में पता चलता है। उनका जो कल्चर है वो पता चलता है कि वो किस तरह के त्यौहार मनाती हैं, कैसे वहाँ जीव जंतु पाए जाते हैं। तो ये सब हमें इस कविता में पता चलता है। लेखक इस कविता में बताते हैं कि ये जो कविता है इसमें आदिवासी जनजाति जो रहती है वो होली का पर्व भी मनाती है और ये जो जंगल है ये इतने घने हैं कि यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर दम घुट जाएगा, यहाँ पे जीवन हो ही नहीं सकता, जहर जैसे यहाँ से निकल रहा हो, इस तरह का वो कविता के बारे में बताते हैं। इसमें प्राणों को खतरा है तो दूसरी जगह जीवन भी देते हैं जंगल। इन जंगलों में जाने पर ऐसा लगता है कि यहाँ पे जीवन हो ही नहीं सकता, यहाँ पर प्राणों को खतरा हो सकता है और ये जो जंगल हैं
ये बहुत ही भयानक स्थिति पैदा करते हैं। लेकिन जैसे जैसे कविता को आगे हम पढ़ते जाते हैं, हमें उस जंगल के और भी अन्य भाव पता चलते हैं, अन्य रूप पता चलते हैं, और पर्यावरण को ये जो जंगल है संतुलित भी रखते हैं। ये पूरा सार कवि ने बताया है इस कविता के बारे में। तो ये थी पूरी कविता, जिसको हमने शॉर्ट में समझा। जो कि एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं, हमने उनको ही कवर किया है। अब एग्ज़ाम में इसमें क्रम से भी प्रश्न बन रहे हैं, यानी कविता में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आए हैं उनके क्रम भी पूछे जा रहे हैं, या फिर बहुत डीप क्वेश्चन बन रहे हैं कि कविता में क्या क्या चीज़ें आई हैं उनको बताओ, या फिर क्रम से कैसे चीज़ें आई हैं उनका क्रम पूछ लिया जाता है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। इस तरह से भी प्रश्न बन रहे हैं। तो अब हम इनके क्रम को देखेंगे। यहाँ पर पूरी लिस्ट मैंने एक बनाई हुई है। ये जो लिस्ट है ये मैंने उन चीज़ों को लेकर बनाई है जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगी। तो एक बार पूरी लिस्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें लगेंगी जिन पर ज़्यादा ध्यान देना होगा उसको मैं अंडरलाइन कर दूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है, तो जैसे जैसे हम कविता को पढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ शब्द निकल कर आते हैं, कुछ वस्तुएं, जानवर, जीव, पहाड़, इस तरह से कुछ कुछ शब्द आते हैं, तो उनको मैंने क्रम से लिखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है नींद, उगते, झाड़, चुप, आँख, घास, चुप, मूकशाल, पलाश, इस तरह के शब्द आए हैं। फिर हवा, घिनौने, इस तरह के सारे शब्द यहाँ पर आते हैं। इसके बाद यहाँ आता है सांप सी, मकड़ियों, मच्छरों, अजगरों, 7 पहाड़, छोटे बड़े झाड़। ये जो शब्द आए हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगे, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि कितने पहाड़ हैं इस कविता में, या ये पूछा जा सकता है कि इस कविता में सांप, मकड़ियाँ या मच्छर या अजगर, इनमें से पूछ लिया जाएगा कि इनका क्रम क्या रहा है कविता में। या फिर इस तरह भी प्रश्न बन सकता है कि अजगर या मच्छरों का जिक्र या मकड़ियों या सांप का जिक्र कौन सी कविता में हुआ है। तो इस तरह से कुछ भी प्रश्न बन सकते हैं, तो ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। इसके बाद इसमें है शेर बाघ, यहाँ पर शेर और बाघ का भी जिक्र होता है। इसके बाद इसमें 4 मुर्गे 4 तीतर की बात हो रही है। 4 मुर्गे 4 तीतर के बाद इसमें झोपड़ी, फूस, यानी इसमें झोपड़ी का जिक्र होता है जो कि फूस की बनी हुई है। ये जो सतपुड़ा के घने जंगल है इसमें झोपड़ियाँ हैं जो फूस की बनी हुई हैं, और गौड़ जनजाति है। ये जो गौड़ जनजाति के लोग हैं वो सतपुड़ा के घने जंगल में पाए जाते हैं, जो कि दिखने में तगड़े हैं, काले हैं, और ये एक जनजाति है जो कि होली, यहाँ पर होली पर्व का भी जिक्र आता है जो कि ये जनजाति मनाती है। यानी सतपुड़ा के घने जंगल में गौंड नाम की जनजाति पाई जाती है जो कि फूस की झोपड़ी में रहती है, और ये लोग होली का पर्व मनाते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर महुए के वृक्ष पाए जाते हैं। ये जो वृक्ष हैं ये तेज़ी से बढ़ने वाले वृक्ष होते हैं, और इनको उष्णकटिबंधीय वृक्ष भी बोलते हैं, जो कि जंगलों में पाए जाते हैं, और इनकी जो खुशबू होती है वो बहुत तेज़ होती है। इसके बाद बाँस, बाँस का मतलब वही है खुशबू या बदबू कह लीजिए, यानी एक तरह की स्मेल, तो वो बाँस है। बाँस का अर्थ खुशबू के संदर्भ में यहाँ पर है। इसके बाद ढोल, यानी ये जो गौड़ जनजाति है ये ढोल वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है। और ये जो क्वेश्चन है ढोल, ये PYQ में आ चुका है, इससे प्रश्न बन चुका है। पिछले कुछ वर्षों में प्रश्न बना था कि जो कुछ इस तरह का प्रश्न था कि सतपुड़ा के घने जंगल में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ढोल। तो इस तरह का प्रश्न यहाँ से आ चुका है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना, और ये PYQ भी बन चुका है। तो इस तरह से डीप प्रश्न बनते हैं कविताओं से संबंधित। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक क्रम की पूरी लिस्ट बनाई है जो कि मुझे लगता है एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर आगे आता है अंगड़ाइयों, खड्डों खाइयों, घास पागल काश, शाल पलाश, लता वात डाल पात।
इस तरह के शब्द आए हैं जिनके पीछे पागल शब्द लगेगा। इसके बाद इसमें आता है मत मुर्गे तीतर। मत का अर्थ है यहाँ पर आनंद में, और इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं मुर्गे और तीतर के बारे में। यहाँ पर था 4 मुर्गे और 4 तीतर। तो ये याद रखना है कि सबसे पहले क्रम के हिसाब से 4 मुर्गे 4 तीतर आएंगे, उसके बाद फिर अंत में 4 मुर्गे और 4 तीतर के बाद आएगा मत मुर्गे और तीतर। तो ये जो लाइंस आएंगी इनको याद रखना है कि मत मुर्गे और तीतर वाली लाइन 4 मुर्गे 4 तीतर के बाद आएगी। इसके बाद फिर इसमें क्षितिज मृत्यु मैला, शुद्ध काली लहर, जहर वाला, मेरु वाला शेष, इस तरह की बातें आ रही यहाँ पर हैं। और यहाँ पर जो ये शंभु सुरेश नाम आए हैं ये भगवानों के नाम हैं। शंभु से शंकर भगवान, सुरेश से विष्णु भगवान। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि शंभु सुरेश भगवानों का जिक्र कौन सी कविता में हुआ है। इसके बाद आता है मौत का घर नहीं। कल कथा, यहाँ पर जो कवि कह रहे हैं कि मौत का घर नहीं, जैसे कि कविता के शुरुआत में मैंने बताया था कि कवि कहते हैं जब कविता शुरू होती है तो इन जंगलों को देखकर लगता है कि ये बहुत डरावने हैं, भयानक हैं, इनमें जीवन नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे कविता आगे बढ़ती है इन जंगलों की और विशेषताएं कवि हमें बताते हैं, तो उससे पता चलता है कि इसमें जीव जंतु रहते हैं, फलते फूलते हैं, जनजातियाँ रहती हैं, वो होली का पर्व मनाती हैं, यानी पूरा जीवन है वहाँ पर उन जंगलों में। तो उसी के आधार पर कवि कह रहे हैं कि ये जो शुरुआत में लगता था कि ये यहाँ पर जीवन नहीं हो सकता, लेकिन अब अंत में ऐसा लगता है कि ये मौत का घर नहीं है, यानी यहाँ पर जीवन है और अच्छे से फल फूल रहा है। तो ये वही मतलब है कि मौत का घर नहीं। तो ये याद रखने वाली बात है कि मौत का घर नहीं, ये लाइन जो है ये कविता के अंत में आएगी। इसके बाद इसमें आता है कल कथा, फिर नदी निर्झर नाले वन, ये सब आएंगे। यानी कवि बता रहे हैं कि इन जंगलों में नदी, निर्झर, नाले, वन ये सब हैं। इसके बाद लाख पंछी 100 हिरन, चांद, बन फूल फलियाँ, अज्ञात कलियाँ, इस तरह के शब्द आए। और मुझे जो लगता है ये मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकता है कि कितने पंछी हैं और कितने हिरन हैं। तो लाख पंछियों की बात हो रही है और 100 हिरन की बात हो रही है कि सतपुड़ा के घने जंगलों में 100 हिरन और लाख पंछी पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर बन फूल फलियाँ, अज्ञात कलियाँ, हरित दूरवा रक्त किसलय, पूत पावन पूर्ण रसमय, ये पूत पावन पूर्ण रसमय, ये अंत में ये वाली पंक्ति आती है। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखने वाली है, जैसे यहाँ ऊपर ये जो लाइन थी नदी निर्झर नाले, इसके अंदर ये जो पंक्ति है इसमें अनुप्रास अलंकार आ रहा है, ये जो है इसमें अनुप्रास अलंकार है, तो ये पूछा जा सकता है। और ऐसे यहाँ पर ये पूत पावन पूर्ण रसमय, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तो ये 2 लाइन्स हैं जिनमें अनुप्रास अलंकार बनता है। तो प्रश्न तो कुछ भी बन सकता है, हमें थोड़ा सा दिमाग में अपने रखना है कि ये पॉइंट्स भी हो सकते हैं इम्पोर्टेंट। इसके बाद इसमें आता है ये पूत पावन पूर्ण रसमय कर लिया। इसके बाद लताओं, इस तरह के जो शब्द हैं यहाँ पर फिर कविता ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जो लाख पंछी 100 हिरन वाली बात होगी, चांद हैं और पूत पावन पूर्ण रसमय, इस तरह की जो बातें हैं ये कविता के अंत में आएंगी। ये अंत वाली पंक्तियाँ हैं, जो कविता समाप्त होती है तब ये पंक्तियाँ आती हैं। तो ये था क्रम इस कविता का जो आज की इस वीडियो में हमने किया। जितने भी क्रम से इम्पॉर्टेंट नाम, वस्तु, जानवर हो सकते थे उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। बाकी कविता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं वो हमने आज इस वीडियो में कवर किए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगली वीडियो आप कौन सी कविता पर चाहते हैं या कौन सी यूनिट पे चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।